दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें ही नहीं होती, वो इसीलिए कैरियर चॉइस कंसल्टेंसी में हम लोग इस वक्त मौजूद है और जो सर हमें जानकारी दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया में ही आप सर्विस देते हैं या फिर इंडिया के बाहर भी देते हैं? जी जी, हम लोग अक्रॉस इंडिया पूरा एडमिशन करवाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, मतलब सभी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग नेपाल और किर्गिस्तान में भी करवाते हैं। एक बार एड्रेस बता दीजिए सर अपने ऑफिस का। मेरा ऑफिस सदर में है, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में, सदर नागपुर में, 4th फ्लोर पे है, करियर चॉइस के नाम से। अगर हमारे दर्शक देखने वाले जो है वो आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं, जी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं हमारी खबर को, तो उस कैसे आपसे कांटेक्ट करें? ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर? मैं आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, आप लोग डायरेक्टली हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है 7719939011, ये ऑफिस का नंबर है। ईमेल आईडी है saileshtripathi12@gmail.com। आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। मैं हूँ रियाज शेख, जैसा कि आप देखते हैं TNN 24 न्यूज चैनल पर, और आज हम आपका स्वागत करेंगे हमारी चौपाल चैनल और TNN 24 न्यूज पर। और हम बात करने वाले हैं, आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैरियर चॉइस कंसल्टेंसी में इस वक्त हम मौजूद है और कैरियर की शुरुआत स्टूडेंट्स, राजनीतिक या बिजनेसमैन की शुरुआत वहीं से होती है। एक बड़ा शब्द जो इंसान की जिंदगी में दिशा बताता है। आइए हम बात करने वाले हैं आज शैलेश त्रिपाठी सर से बात करने वाले हैं और जानेंगे कि ये क्या क्या सर्विस देते हैं, क्या कंसल्टेंसी में इनके पास क्या है, हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चौपाल और TNN 24 न्यूज में। थैंक यू सर। कैरियर चॉइस कंसल्टेंसी आपका है, हमने नाम सुना है और आपका काफी नाम है सर नागपुर में। नागपुर ही नहीं बल्कि भारत में नाम है, तो हमको लगा कि क्यों ना हम जाके आपसे बात करें कि आप किस तरह से दिशा दिखाते हैं। हमने सुना है कि MBBS में भी आप एडमिशन करवाते हैं, सारी चीजें, तो हजारों लाखों दर्शकों को आप माहिती दीजिए। जी नमस्कार, मैं करियर चॉइस से शैलेश त्रिपाठी, जो कि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन काउंसलिंग, और खास करके MBBS के बच्चे जो हैं उनके करियर के लिए एंड इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग करते हैं। जो मेरा ऑफिस है वो नागपुर में है, सदर में, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में। और सर हम लोग ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है इसमें कि जब बच्चा 12th निकलता है जी, तो 12th निकलने के बाद वो क्या करना चाहता है खुद ही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। गाइड करने वाला कोई नहीं, करेक्ट। अब किसी को गाइड कैसी करे? बहुत लोग चले जाते हैं कि नीट करना है, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे JEE करना है, MSCT करना है। तो नीट जो बच्चा करता है वो मेडिकल के एडमिशन के लिए करता है, ठीक है। और जो CET और JEE का एग्जाम देता है वो इंजीनियरिंग के लिए देता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि ये प्रॉपर तरीके से इनको गाइडेंस नहीं मिल पाता बच्चों को। मेडिकल में जो एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे नीट के थ्रू, इसमें हम लोग 3-4 कोटे से हम लोग काम करते हैं बच्चों का। जैसे कि एक पहले है गवर्नमेंट में जिसको लेना है तो गवर्नमेंट कोटा होता है, एक सेमी गवर्नमेंट होता है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे वो होता है। सर ये प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का, इसमें क्या अंतर है? और अगर गवर्नमेंट कोटे में अगर किसी का एडमिशन होता है तो उसको क्या फैसिलिटी मिलेगी? देखिए, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस रहता है, जो मेडिकल के जो बच्चे रहते हैं जिनको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, पहली बात तो उनको स्कोर अच्छा लाना है। टोटल 720 मार्क्स का ये नीट का पेपर होता है, जिसमें 720 में से आपको कम से कम 600-650 को ऊपर लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो। अब लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो आपको 650 तकरीबन चाहिए था, ठीक है। हर साल कट ऑफ में कुछ वेरीज आते हैं, कुछ प्लस माइनस होते हैं। लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं 23 की और 24 की, तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ के आया था, ठीक है। हर बार ऐसी होता नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए तो आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन आपका नहीं होता है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो डीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके जो मार्क्स है, अगर सपोज एक नॉर्मल मार्क्स है और लेकिन आपको डॉक्टर की ही पढ़ाई करना है, मेडिकल में ही जाना है, तो उसके लिए प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है, और डीम्ड कॉलेज का ऑप्शंस आपके पास है। ये दोनों कॉलेज के ऑप्शंस आपके पास है। TNN 24 न्यूज चैनल और हमारी चौपाल के लाखों हजारों जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। और जब दिशा
कैरियर में जब दिशा दिखती है तभी कहीं ना कहीं जाकर इंसान ऊंचाइयों को चूमता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप किन किन फील्ड में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं? देखिए, हम लोग का जो है करियर से जो रिलेटेड है वो पहले तो बेडली के थ्रू आता है। उनको इंजीनियरिंग के लिए हम लोग एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड फिर एमबीए के लिए हम लोग हेल्प करते हैं एडमिशन में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो इनके करियर्स के जो ऑप्शंस है उसमें हम लोग उनको एडमिशन करवाने में हेल्प करते हैं। प्रॉपर तरीके से हम उनको गाइड करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ना कि पहले बात तो बच्चों के करियर के साथ कभी कोई कंसल्टेंसी हो चाहे कोई भी काउंसलर्स को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए, आप पैसा कमाइए, ठीक है, आप कंसल्टेंसी खोला है किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा इस तरीके से मत कमाइए कि करियर बच्चे का दाव में लेके उसको फ्रॉड कर दे उसके साथ, ठीक है। ये चीज पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए, पेरेंट्स को भी कौन से कंसल्टेंसी के पास हम लोग को जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी आप चले गए और आपने उसको जाके पैसा देके आ गया, ऐसा मत करिए आप लोग प्लीज। ये आपसे विनती है कि आप किसी के पास ऐसा जाइए मत करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके बच्चे का करियर बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कंसल्टेंसी के पास जाके आप किसी के पास भी आपको कोई ऑफर दे देगा कि हम लोग इतने में करवा के देंगे, उस ऑफर के चक्कर में मत पड़िए। आजकल इतना बड़ा है, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं क्या सोशल मीडिया पर भी फ्रॉड होता है सर जी, क्या फीस है आप देख सकते हैं। उस फीस के अकॉर्डिंग आप कोई एक अच्छे जो काउंसलर उनको पकड़ के उनके साथ आप बैठ के सब क्वेश्चंस पूछिए, क्या कितना पैकेज जाएगा बच्चों का, अगर उसको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या तो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूं महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां मंगलवारी में इनका ऑफिस है, कैरियर चॉइस कंसल्टेंसी का ऑफिस है, और यहीं से मैं आपको ये दिखा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप विश्वास करें ना तो पूरा करें। जैसे कि मैं जानता हूं कि TNN24 न्यूज चैनल और हमारी चौपाल के जो दर्शक है वो हम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जो सच्ची, सही और हकीकत हो। अगर आप भी किसी और को के साथ फ्रॉड नहीं होने देना चाहते हैं तो प्लीज पहली फुर्सत में इस वीडियो को वायरल कीजिए और उनको सही दिशा दिखाइए। नेपाल क्यों जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेपाल क्यों जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अभी सपोज ये है कि बच्चों के अगर सपोज मार्क्स कम आते हैं, सपोज ओनली वो क्वालिफाई होता है बच्चा, तो उसका जो बजट इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इंडिया में अगर आपको मेडिकल का एजुकेशन लेना है, तो अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। उससे अच्छा अगर आपको अगर आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है तो आप कुछ कंट्री जो है जैसे कि नेपाल जो आपका पड़ोसी देश है, ठीक है, आप वहां पर जाइए, आपको सेम इंडिया समान ही और एक्टिविटी जो मिलेगी, हर एक चीज इंडिया के समान ही है। मतलब एजुकेशन के रिलेटेड जो भी रहेगा आपके पास, जैसे कि 4.5 साल का कोर्स जैसे इंडिया में है वैसे नेपाल में भी है। बाकी की कंट्री में क्या होता है ना, 5+1 इयर्स का कोर्स रहता है, लेकिन नेपाल और इंडिया ये दो जगह ऐसा है कि 4.5 साल का ही कोर्स है। और यहाँ का जो बजट है वो भी इंडिया के समान ही है। मतलब आपका 50 से 55 लाख तक आपका पूरा यूजी का एमबीबीएस का एडमिशन हो जाता है। कोई स्टूडेंट्स अगर नेपाल जाता है पढ़ाई के लिए, उसकी क्या व्यवस्था होती है? रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं हो सकती है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग जो नेपाल में एडमिशन करते हैं, हम लोग का ऑफिस नेपाल में भी है, काठमांडू में, ठीक है, करियर चॉइस नाम से। तो व्यवस्था ऐसा है कि हम लोग जब यहाँ से बच्चों का पैकेज बनाते हैं पूरा, तो पैकेज में खाने का और रहने का और उसकी टोटल फीस जो रहती है 4.5 की, सब इंक्लूड रहता है। जो आपको मैंने रेट बताया है उसी रेट में सब पूरा इंक्लूड। रुकिए दिल थाम के बैठिए। आपके मन में जो बात चल रही है ना, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप ये पूछना चाहते हैं कि इसकी फीस क्या है। तो आते हैं मेन मुद्दे पर और बात करते हैं कि भाई फीस क्या होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के अगर देशों में भी कैरियर चॉइस नाम से अगर आपको कोई भी ऑफिस दिखता है तो सबसे कम फीस इन्हीं की है। सब बता दीजिए, हमारे दर्शक बहुत आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो फीस क्या है। नहीं, एक्चुअली देखिए, फीस जो रहती है ये कॉलेज की फीस रहती है, ठीक है। कॉलेज में आपको क्या फीस है, सबकी अलग अलग फीस है, सब कॉलेज की अलग अलग फीस है। जैसे आप डीम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा फीस रहती है। किसी कॉलेज की 24 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस है, अगर डीम में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एमबीबीएस के लिए। अगर आप सेमी गवर्नमेंट में लेते हैं तो फीस 7 लाख 6 लाख पर ईयर के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो कहां पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कहां पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं और कम से कम बजट में, ठीक है।
ये इसलिए बच्चे हम लोग के पास आते हैं। और कैटेगरी के हिसाब से आपको कहाँ फ्री में भी एजुकेशन मिलेगा, जहां आपको ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। जैसे कि SC और ST और VJ कैटेगरी के जो बच्चे हैं सर, उसमें क्या इनको फीस नहीं लगती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर जी। तो बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता जी, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बहुत सारे जो कंसल्टेंसी वाले काउंसलर है, तो मिसगाइड करते हैं उनको कि आपको फीस देना ही पड़ेगा, कुछ डोनेशंस देने ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो भी है दोस्तों, आपने सुना कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं सरकार की जहां आप एजुकेशन जो है कुछ कम पैसों में भी ले सकते हैं, जैसे कि सर बता रहे हैं, ये भी सेवा सर्विस इनके पास है। इसमें सर देखिए ऐसा है कि कैटेगरी के हिसाब से अगर आप जाते हैं सपोज, तो आपको ट्यूशन फीस नहीं लगेगा अगर आप काउंसलिंग में अगर आपका नंबर आ जाता है तो, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं या तो फिर जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको उसमें जो सिस्टम्स है, जैसे कि EBC जो मिलता है उसका फैसिलिटी मिलता है, EWS वाले को उसका फीस में फैसिलिटी मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आपको फीस में आपको कंसेशन मिलेगा। तो आप उस माध्यम से जाइए और अपना एडमिशन लीजिए। ज्यादातर हमने देखा है स्टूडेंट्स जो है ना MBBS ज्यादा करना चाहते हैं, बहुत रुचि उनकी हम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि थोड़े साल पहले हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से डॉक्टर की जरूरत पड़ गई थी, पेशेंट ज्यादा थे, डॉक्टर कम थे। लेकिन MBBS में भी ज्यादा लोग एडमिशन ले रहे हैं। सर उसका क्या प्रोसेस है, कैसे उसको MBBS में आप एडमिशन दिला सकते हैं? इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। इसमें सबसे पहला तो ये है, इनिशियल स्टेज में इसको नीट का एग्जाम तो सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे काउंसलर ये भी है कि ये बोलते हैं कि नीट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई नहीं किए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, दिशा भूल काम करते हैं। करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको नीट क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तो, ठीक है। अगर आप नीट क्वालिफाई होते हैं सपोज मिनिमम क्राइटेरिया से, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप नीट क्वालिफाई हो जाए। अगर सपोज आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला तो आप अदर्स कंट्री में लीजिए ना। आपके पड़ोस में है नेपाल, आप वहां नेपाल में जाइए, आपकी सर्विस वहां भी है, हमारी सर्विस उधर भी है। और जब आप नेपाल जाएंगे तो आपको नेपाल जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगेगा, कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा, आपको कोई जरूरी नहीं कि आपको फ्लाइट से आना जाना है, ठीक है। आप अपनी खुद की व्हीकल उठाइए और लेके चल जाइए गाड़ी। नेपाल में है कितना दूर यहाँ से नेपाल, जितने देर में आप दिल्ली पहुंच रहे उतनी देर में आप नेपाल के बॉर्डर पहुंच जा रहे। और सब कॉलेज बॉर्डर्स में ही है, जितने भी कॉलेजेस है सब बॉर्डर्स में ही है, ठीक है। अच्छा, एक बार एड्रेस बता दीजिए सर अपने ऑफिस का। मेरा ऑफिस सदर में है, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स में, सदर नागपुर में, 4th फ्लोर पे है, करियर चॉइस के नाम से। अगर हमारे दर्शक देखने वाले जो है वो आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं, जी, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं हमारी खबर को, तो उस कैसे आपसे कांटेक्ट करें? ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर? मैं आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बता देता हूँ। आप लोग डायरेक्टली हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का ऑफिस का नंबर है 7719939011, ये ऑफिस का नंबर है। और ईमेल आईडी है SAILESHTRIPATHI12@gmail.com। आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ऑफिस सदर में है। ब्रांचेस कहाँ गए आपने? पुणे में एक ब्रांच है हम लोग का, करियर चॉइस का, बानेर में, पुणे में बानेर में है, और भुवनेश्वर में भी है, और एक ब्रांच है बैंगलोर में। तो ये 4 जगह हम लोग का ऑफिस है। अभी हम लोग प्लान रायपुर में भी कर रहे हैं कि एक ऑफिस खोलने का। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, कैसा साथ मिल रहा है? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों का करियर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बच्चों के पेरेंट्स के साथ अगर फ्रॉड कर ले, अगर किसी चीज का उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये बहुत गलत हो जाता है उनके साथ। एक्चुअली होता क्या है ना सर, जनरली कि लोग पैसा दे देते हैं काउंसलर को, और आए दिन आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग फ्रॉड्स होते हैं या कॉलेज के नाम से पैसा उठा लेते हैं जी। मैं बस यही बोलूंगा कि आप लोग इस तरीके के जो कंसल्टेंसी वाले हैं इनसे मशवरा मत करवाइए। इनसे प्रॉपर तरीके से जो आपके संपर्क में जो आपके पहचान वाले हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए। गूगल में भी बहुत सारी चीजें जो आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं गूगल में भी कि कॉलेज की फीस क्या है। वो सब पूरी जानकारी निकलने के बाद ही फिर आप कोई भी कंसल्टेंसी के पास जाइए। आंख बंद करके किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि विश्वसनीय नाम
जो कैरियर चॉइस कंसल्टेंसी का है इस वक्त मेरी नज़र में है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सर की वीडियोस भी देख रहे थे और उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की कि सर हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, और हम इस वक्त इनके ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि जो सच होता है ना तो वही परेशान जरूर होता है, लेकिन सही दिशा दिखाने वाला वाकई में वो दिशा भूल कभी नहीं कर सकता। तो आपको जब भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना है जिस भी फील्ड में, जो कि मार्क्स कम होते हैं, लो स्कोर रहते हैं, वो काफी चिंतित होते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, लो स्कोर जो होता है बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि लो स्कोर आने की वजह से ड्रॉप ले लेते हैं, एक साल मायूस हो जाते हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, हम क्या करें, हम लोग को 200 मार्क्स ही आए तो 300 मार्क्स ही आए। ऐसे बच्चे मायूस ना हो और ड्रॉप लेने के पहले मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको बताता हूं कि अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो आगे में कैसी पढ़ाई करना है आपको, या तो फिर ड्रॉप नहीं ले रहे तो हम लोग और कौन कौन से कॉलेजेस में जो आपके बजट के अनुसार जो आपके पास कॉलेजेस अवेलेबल है जो आप लोग को पता नहीं है, आप वहां एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एक अहम सवाल सर कि 4.5 साल तक आपकी सर्विस रहती है कंटिन्यू? यस, हम लोग इसमें ये स्पेशलिटी है कि जिस बच्चों का हम लोग एडमिशन करवाते हैं वो बच्चों को हम लोग 4.5 साल तक सर्विस देते हैं। पहली चीज, हर 6 महीने में हमारी टीम से 3-4 लोग जाते हैं, बच्चों का फीडबैक लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं, उसको क्या क्या उसको चाहिए। कभी कभी ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस नहीं भर पाते, उनको फीस भरने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है कि जो डेट रहती है फीस की वो फीस उस डेट में नहीं भरते, कॉलेज वाले परेशान करते क्लास अटेंड करने के यहाँ तक एग्जाम में भी नहीं बैठने, एग्जाम में भी सही बोला, एग्जाम में भी बैठने देते। तो वो सब कैसा सॉल्व करे, कॉलेज से मिलके हम लोग उनसे बात करके उनको डेट एक्सटेंड कर देते कि भैया अब जो फीस है आप 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा आप उसको टाइम दे दीजिए। बच्चा हम लोग जो बच्चे के एडमिशन किया उस बच्चे की जिम्मेदारी हम लेते हैं। सर आपकी सर्विस इंडिया में तो ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि नेपाल में भी आप सर्विस देते हैं, वहाँ की सर्विस क्या होती है? देखिए सर, नेपाल में सर्विस ऐसा है कि हम लोग जैसे इंडिया में सर्विस देते हैं 4.5 साल तक, वैसे नेपाल में भी 4.5 साल तक हम लोग सर्विसेज देते हैं अपनी। जैसे कि अब नेपाल का मैं एजुकेशन आपको पहले तो बता देता हूँ कि नेपाल का एजुकेशन और इंडिया का एजुकेशन सेम ही है। ठीक है, इसमें कोई सिलेबस भी सेम, सिलेबस एकदम सेम है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नेपाल में आप जा रहे तो आपको कुछ अदर लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे और कुछ टेंशन लेने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहां पर जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो भी इंडियन ही है, फूड कल्चर भी इंडियन ही है। क्या ठीक है, आप जो खाना खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी वहां पर भी मिलेगा आपको, मतलब घर जैसा जो नॉन वेजिटेरियन वाले हैं जैसे आप लोग इंडिया में खाते हैं सेम नॉन वेजिटेरियन वाले उसको वहां पर भी मिलेगा, वेज वाले वेज खा सकते हैं, बहुत सेम एज इंडिया। तो बजट नहीं होता है बच्चों का, तो वहां पर हम लोग एडमिशन दिलवाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जैसे मणिपाल है, लुम्बिनी है, ठीक है, यूनिवर्सल है, चितवन है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, देवदा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जहां पर इनको हम लोग एडमिशंस करवाते हैं। ठीक, हमारी कंसल्टेंसी लेती है। 4.5 साल के अलावा हम लोग इनको अगर पीजी भी करना है सपोज, तो पीजी के लिए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पीजी में भी एडमिशंस करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को मेडिसिन में जाना है, किसी को डर्मा में, रेडियो में, गायनिक में, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो बच्चे जब एमबीबीएस की तैयारी करते हैं तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि कौन से ब्रांच में उनको जाना है। सर हमने ये भी सुना है कि फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद जब इंडिया में आते हैं तो एक एग्जाम देना होता है, वो एग्जाम किस चीज का होता है, कैसे होता है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि देखिए फॉरेन से जो भी बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई करके आता है जी, उसे एक एफएमजी की एग्जाम देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये कंपलसरी होता है सर? एकदम कंपलसरी होता है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये एग्जाम देनी पड़ती है। और अभी ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जिसको एफएमजी बोलते हैं, ये एफएमजी से अभी हट के अभी आ गया है नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 ये एग्जाम। तो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 ये जो एग्जाम है ये सभी को देनी है, इंडिया में भी देनी है और फॉरेन से जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनको भी देनी है। जो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए अलाउ करेंगे। इवन ये भी एक चल रहा है कि नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 इंडिया वालों को भी देना है, लेकिन वो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 का एग्जाम क्लियर कौन करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो क्लियर वही आदमी कर पाएगा जिसका सिलेबस इंडिया के समान है सर। ठीक है, नहीं तो अगर आप कहीं रशिया जा रहे हैं या तो फिर चाइना जा रहे हैं या तो फिर अदर कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर तो एक आपको एक लैंग्वेज का भी बर्डन बढ़ जाता। आपको तो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने ही है, साथ में एक लैंग्वेज
लैंग्वेज भी ऐसा है कि आपको सीखना पड़ेगा। अगर रशिया में जाते तो रशियन सीखना पड़ेगा। आप लोकल किसी अगर कन्वर्जेशन करते हैं कोई पेशेंट के साथ तो वो तो रशियन में ही करेगा ना सर। जैसे कि रशिया का जो पेशेंट है, सपोज अगर उसके पास आप जा रहे हैं जांच पड़ताल के लिए, आपका कहना ये है सर कि नेपाल का और इंडिया का सिलेबस जो है वो सेम है और लैंग्वेज भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि जो नेपाल के जो लोग हैं वो हिंदी भी बोल लेते हैं और मैक्सिमम जो वहां पर लिखा पढ़ी का काम महसूस होता है। जी, अपनापन भी महसूस होता है और लिखा पढ़ी का काम भी सब हिंदी में ही होता है। वहां पर कोर्स इंग्लिश का ही है वहां पर। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ ये कि जैसे कि आपातकालीन जैसे यहाँ पर लिखते हैं अपने यहाँ पर, तो वो सेम चीज वहां पर भी वही सेम चीज लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रशियन भाषा में लिखे या तो फिर और भी जो भाषा है उस भाषा में, चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो पढ़ने में बड़ा इजी है और बहुत शांत जगह है और लड़कियों के लिए खास करके तो बहुत ऐसी जगह है कि बहुत सेफ है। आप जाके पढ़ सकते हैं अच्छे कम से कम स्कोर में और मिनिमम से मिनिमम बजट में आप नेपाल से अपना एजुकेशन कर सकते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। इवन फैकल्टी भी जो है इंडियन है, वहाँ के जो प्रिंसिपल एंड डीन है वो भी इंडियन ही है, तो आपको कोई तकलीफ होती नहीं है। कैरियर चॉइस कंसल्टेंसी में आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमने आपको दे दिया है, स्क्रीन पे चलेगा और मोबाइल नंबर भी चलेगा। तो आप हमारी चौपाल और TNN 24 न्यूज चैनल के दर्शक जरूर इनसे संपर्क करें और अपने बच्चों का भविष्य जो है उज्ज्वले की ओर ले जाएं। लगातार बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और देखते रहिए इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस TNN 24 न्यूज और हमारी चौपाल के साथ। रियाज शेख, जय हिंद दोस्तों।